औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नारोवाल। आज का हमारा टॉपिक काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन फाइंड करना है टेम्परेचर के साथ। तो उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बच्चों पता है कि जिस कंटेनर के अंदर, जिस वेसल्स के अंदर हमने गैस को इनक्लोज़ किया होता है, उस सिलेंडर के अंदर जो गैस के मालिक्यूल हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और गैस के मालिक्यूल्स जिस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज़ किए हुए हैं उनकी वाल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या उसके साथ भी कोलाइड करते हैं और कोलिजन के नतीजे में फिर उनकी जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, वो चेंज हो जाती है। ये सारी बातें वो थी जो आपने पहले डिस्कस की हुई हैं। और उसके बाद फिर आपने काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस भी पढ़ी थी, जिसको हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे, जो PV = 1/3 mnc/स्क्वायर के बराबर थी। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ m से मुराद मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस है और उसमें जो n है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं और c/स्क्वायर क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फिर आपने कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² के बराबर है और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैस के मालिक्यूल के साथ एसोसिएट करती है क्योंकि उसके ट्रांसलेशन मोशन की वजह से। तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन भी लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv²। तो हमने कहा था कि यहाँ हमारे पास जो v है वो हम लेंगे c/स्क्वायर को, यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। इसका मतलब ही क्या है, वेलोसिटी ही है। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, PV = 1/3 mnc/स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी = हाफ mc/स्क्वायर। अब E क्या है, एनर्जी ऑफ काइनेटिक है, या ऐसे कह लें एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है किसी भी गैस मालिक्यूल की। अब जिस तरह पिछले लेक्चर में आपने काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस को 2 से मल्टीप्लाई भी किया था और 2 पे डिवाइड भी किया था, उसी तरह आज हम इधर भी यही काम करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/3 था तो इसका मतलब क्या है 2/3 हो जाएगा। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 1/2 कर दें। तो जो पीछे इक्वेशन थी उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें किया गया है 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 पे इसको डिवाइड किया है। अब बच्चों ये जो ब्रैकेट में 1/2 mc/स्क्वायर है, अगर हम पिछले पेज पे देखें तो ये किसके बराबर था, काइनेटिक एनर्जी के, या एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसकी जगह हम E लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि E के बराबर था हाफ mc/स्क्वायर के। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। क्लियर। अब आपने कहा था जो N है ये नंबर ऑफ मोल हैं, ये नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ गैस हैं। अब आपने कहा था कि जो गैस के मालिक्यूल हैं वो किसके बराबर होते हैं, एवोगैड्रो के। और एवोगैड्रो को आप किससे रिप्रेजेंट करते थे, Na से। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो N है वो एवोगैड्रो के बराबर है, यानी कि Na = N। क्लियर बात, यानी कि जो N है वो किसके बराबर है, Na के बराबर है। तो जो ऊपरी इक्वेशन है ये वाली, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और N की जगह क्या किया है, Na, क्योंकि हमने कहा था कि जो N है, नंबर ऑफ जो मालिक्यूल हैं ये एवोगैड्रो के बराबर होते हैं। फिर उसके बाद आपने जनरल इक्वेशन यहाँ ले लेनी है, जनरल गैस इक्वेशन। वो क्या थी, PV = nRT। अगर आप N की जगह, इक्वेशन क्या थी, PV = nRT। अगर मैं कहूँ कि N का मतलब यहाँ गैस
के मोल हैं और ये वो आपके पास 1 मोल है, तो n की जगह 1 रखें तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो PV इज इक्वल टू RT आएगी, क्योंकि यहाँ 1 को RT के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो RT ही रहेगा। तो इक्वेशन फिर आपके पास क्या आ गई, PV इज इक्वल टू RT। अब आपने PV की वैल्यू रखनी है। PV की वैल्यू ये आपने ऊपर लिखी हुई है, ये यहाँ रखें 2/3 NaEA इज इक्वल टू RT। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से आपने EA की वैल्यू फाइंड करनी है, एनर्जी ऑफ काइनेटिक फाइंड करनी है। तो ये जो 3 है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3R हो जाएगा, 3RT हो जाएगा। और Na मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 भी मल्टीप्लाई हो, नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, EK इज इक्वल टू 3R/2NaT। अब हम ये भी जानते हैं कि 3R/2Na इज़ अ कांस्टेंट फैक्टर। समझ आ रही बात की, 3R/2Na ये कांस्टेंट हैं। तो अगर हम इसको छोड़ के T और EA का रिलेशन स्टडी करें तो आप लोग देख रहे हैं कि जो EA है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आ रही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, ये जो नीचे लिखा हुआ अब मैं ये बोलने लगा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक गैस का सिलेंडर है, उसके अंदर आपने गैस के मालिक्यूल्स लिए हुए हैं, ये गैस के मालिक्यूल हैं इसके अंदर। तो ये गैस के मालिक्यूल आपने कहा था कि ये क्या करते रहते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तो फिर ये वाल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराते हैं, इसकी वाल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं ड्यू टू कोलिजन। अब बच्चों अगर आप इसको टेम्परेचर दें, बात समझने वाली है, टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो गैस के मालिक्यूल की जो मोशन है ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। तो जितनी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, यानी इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी जो मोशन है वो तेज़ होना शुरू हो जाएगी। और जब आप इसका टेम्परेचर कम कर दें तो गैस के मालिक्यूल्स की जो कोलिजन है या इसकी जो मोशन है वो पहले की निस्बत कम होना शुरू हो जाएगी। तो हम फिर कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर बात बच्चों, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब उसके बाद कहता है कि आपके पास जो टेम्परेचर आपने कम करना है वो कितना कम करना है। आप उस टेम्परेचर को फ़र्ज़ करें 0 केल्विन पे ले लेते हैं, तो हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम हो गया। तो बच्चों टेम्परेचर ज़्यादा कम करेंगे तो गैस के मालिक्यूल सीज़ भी हो सकते हैं, यानी उसकी जो मोशन है वो रुक भी सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि हमें क्या टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है। और लेकिन आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि 0 केल्विन टेम्परेचर को अटेन करना बहुत मुश्किल है, ये अनअटेनेबल टेम्परेचर है। ये अनअटेनेबल टेम्परेचर क्यों था, आपने पीछे कहा था कि इससे जो हमारे पास मैटर होती है उसकी स्टेट चेंज होना शुरू हो जाती है, वो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, इस तरह ना उसकी कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है जब टेम्परेचर इतना हो। इसलिए हम ये टेम्परेचर अटेन नहीं कर सकते। लेकिन टेम्परेचर को इतना तो अटेन नहीं कर सकते, लेकिन साइंटिस्ट की न्यू स्टडी के मुताबिक अगर हम चलें तो अब वो कहते हैं कि हमने 10⁻⁵ केल्विन टेम्परेचर तक अटेन कर लिया हुआ है, यानी कि इतना टेम्परेचर हम इजीली अटेन कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है इधर लो एज 10⁻⁵ केल्विन टेम्परेचर। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक। इसमें आपने डेरिवेशन को अच्छी तरह से देखना है और ये नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो आपने पहले भी की हुई है ये आपने अच्छी तरह से देखनी है। तो ये आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ।